नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं बिहार की, अजीत जी आपके साथ, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को ही नहीं देश को कंफ्यूजिया दिया है। आप भी बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की भाषा को समझते हैं। नीतीश कुमार आज पहुंच गए पंडित दीनदयाल के जन्मदिन को मनाने और माल्यार्पण करने राजेंद्र नगर में, जहां पास में ही आरएसएस का कार्यालय है। वे नीतीश कुमार जो पूरे देश में विपक्ष को एक करने में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं, और आज उनका इस तरीके से पहुंच जाना, मुझे वो दिन भी याद आता है पिछले साल 25 सितंबर 2010 को। तब भी दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार पटना में माल्यार्पण करने नहीं गए थे राजकीय समारोह में। वे गए थे हरियाणा, और वहां उन्होंने चौधरी देवीलाल की जयंती पर संबोधन किया था। देश के विपक्षी नेताओं का जुटान हुआ था, शरद पवार आए थे, सीताराम येचुरी आए थे। और फिर 25 सितंबर के दिन ही 2022 में नीतीश कुमार ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और विपक्षी महागठबंधन की बुनियाद रखी थी। तो क्या अजीत जी हम ये समझना चाहते हैं, नीतीश कुमार जो चर्चाएं हैं, कहा जाता है वे सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कब क्या कर देंगे नहीं कर देंगे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और कई तरीके की चर्चाएं इधर के दिनों में शुरू हुई है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, फिर जब अमित शाह आए, उन्होंने कहा तेल और पानी का फर्क समझा दिया। क्या नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? दिल्ली में भी कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। नीतीश कुमार को समझना, उनके राजनीतिक मूव को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिहार के लोग जो इतनी राजनीति समझते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सब चाय पान की दुकान पर देश दुनिया की राजनीति हो जाती है, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि नीतीश जी का अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन एक बात आप समझिए कि नीतीश कुमार ने आज जो किया है, वो कोई अनप्लान्ड चीज नहीं थी, अनायास नहीं हो गया है कि अचानक उठे और पहुंच गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माला चढ़ाने। ये अनायास नहीं हुआ कि वो चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर कैथल में जो समारोह था वहां नहीं पहुंचे। पॉलिटिक्स में कुछ भी अनायास नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं। और बहुत पहले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि पॉलिटिक्स में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता है, अनायास नहीं होता है। अगर आपको लगे कि कुछ एक्सीडेंटल हुआ है तो ये समझिए कि उसको उसी तरह से प्लान किया गया है। तो अगर अगर नीतीश कुमार आज पहुंचे हैं और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी गए जो पीछे खड़े थे, तो ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक प्लान के तहत नीतीश कुमार ने किया है। और इसको समझने के लिए हम आपको 2 मिनट में जो दिल्ली में जो हम लोगों ने देखा है, उससे हम शुरू करेंगे इसको। आप देखिए, 16 अगस्त को नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए थे उनको श्रद्धांजलि देने। सदैव अटल नाम से जो यहाँ उनकी समाधि है अटल बिहारी वाजपेयी की। तब एक बात समझ में आई कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं। तो एक समझ में आती थी बात कि अटल जी की समाधि पर वो गए और नीतीश जी 5 बार मंत्री बने। मतलब इस्तीफा दे देते थे नीतीश कुमार, तब भी बुला करके अटल जी उनको मंत्री बनाते थे। कभी कृषि मंत्री, कभी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेल मंत्री, सब ये बनाते रहे थे। तो वहां जाना समझ में आया। फिर आपने देखा कि ये 16 अगस्त को हुआ। फिर 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के नेताओं के लिए रात्रि भोज किया, तो नीतीश कुमार उसमें ही पहुंच गए। जबकि पिछले 1.5 साल से वो तमाम सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे थे, किसी भी सरकारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं होते थे, लेकिन अचानक वो उस रात्रि भोज में पहुंच गए। फिर उसके बाद जब इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसकी मीडिया टीम ने 14 एंकर्स को बैन किया, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमको पता ही नहीं है। अब कैसे पता नहीं है, आपका व्यक्ति भी उस टीम में है, कैसे पता नहीं है? लेकिन उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं है। एक दूसरी लाइन पकड़ ली। और अब उस सबसे बड़ा चौंकाने वाला काम उन्होंने किया कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की समाधि पर के स्मारक पर पहुंच गए, उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने, उनको नमन करने। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी से और दीनदयाल उपाध्याय का फर्क समझना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी सरकार में नीतीश जी मंत्री रहे थे, और दीनदयाल उपाध्याय वैचारिक मार्गदर्शक रहे हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। एमपी एमएलए नहीं रहे, वो मंत्री नहीं रहे वो, लेकिन वो वैचारिक मार्गदर्शक थे। आजादी के बाद जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए है जो राजनीतिक एजेंडे को पूरा करे, तो वो दल बनाने के लिए जो 3 लोग चुने गए थे, उसमें एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलराज मधोक के साथ
दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज रहे उस पार्टी के, फिर राष्ट्रीय महासचिव हुए और लंबे समय तक उसके महासचिव रहे। एक बार चुनाव भी लड़े लेकिन चुनाव हार गए। जौनपुर का बाई इलेक्शन था वो 1963 का, और जनसंघ के ही एक नेता के निधन से वो सीट खाली हुई थी। उसके जी बाद वो लगातार उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, वैचारिक मार्गदर्शक रहे। उनका एकात्म मानववाद अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने एक दिशा दी उस राजनीति की जो आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा में जो राजनीति है। आप उस राजनीति में, वो राजनीति वहां तक पहुंची है। इसकी शुरुआत 1951 में जिस व्यक्ति ने की थी, जो वैचारिक मार्गदर्शक थे, संघ के आइडियोलॉग थे, उनको नहीं, नमन हम एक करने। जी बिल्कुल नमन करने पहुंचे। हम एक यही काउंटर लेना चाहते हैं कि नीतीश कुमार तो बार बार जब कहते हैं कि अरे ये क्या कहेंगे, इनका कोई योगदान रहा है ना आजादी की लड़ाई में ना आजादी के बाद। और एक बात जो आपने कही और यह देखा भी गया कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी वहां पहुंच गए, पीछे पीछे पहुंचे। और जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि बिहार विधानसभा में कभी आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में ऐसा कहा था, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। जब स्पेशल कैबिनेट की बात हुई तो नीतीश कुमार ने कह दिया बेचारा। तेजस्वी को बेचारा भी उन्होंने आज कहा, बेचारा बाहर जा रहा था तो मैंने सोचा आज। तो क्या आपको लगता है कि आपको वह दिन भी याद होगा जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हुए थे? इसके पहले पटना के मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में एक आर्टिस्ट की प्रदर्शनी में वे गए थे और उन्होंने कमल के फूल में रंग भर दिया था। पहले तो कहा गया कि नहीं ये कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार का मन डोला है तो क्यों डोला है, या फिर इसे आप और भी कोई पॉलिटिक्स मानते हैं, इंडिया अलायंस के भीतर पॉलिटिक्स मानते हैं, दबाव की राजनीति मानते हैं, क्या समझते हैं? नहीं, वही मैं अभी उसी पॉइंट पर आ रहा था ज्ञानेश्वर जी की अटल बिहारी वाजपेयी में और दीनदयाल का फर्क हमने समझाया। तो जी वो फर्क जानना इसलिए जरूरी है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहा वहां जाना अलग चीज होती है, वो एक जी कर्टसी या शिष्टाचार है। लेकिन हम्म, जिनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं, आपको ध्यान होगा कितनी बार नीतीश कुमार जी ने कहा है कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे। संघ जी मुक्त भारत बनाने की बात करते रहे वो, और फिर जो संघ के जो आइडियोलॉग हैं, जिन्होंने संघ की विचार को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक दल की स्थापना की, उनको नमन करने आप पहुंचे, एक राजकीय समारोह में पहुंचे। तो इसका मैसेज बड़ा है। इसका मैसेज सिंपल ये नहीं है कि आप कट्स में पहुंच गए, शिष्टाचार में पहुंच गए, या राजकीय समारोह था इसलिए पहुंच गए। इसका मैसेज है, इसका दूर तक इसका राजनीतिक असर होगा, इसका दूरगामी असर वाला कदम है ये। अब जी वो असर दो तरह का हो सकता है। आप इस नजरिए से देख सकते हैं, जो आपने कहा कि रंग भरने का, तो वो रंग भरने वाला एक है, और दूसरा एक पॉलिटिक्स है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। बीजेपी के अगेंस्ट में रहते हुए भी एक पॉलिटिक्स होती है जिसमें हिंदुत्व के मतदाताओं को एक मैसेज दिया जाता है। तो जी पहले हम इसी पहलू पर आते हैं, और इसके लिए आपको दो छोटा इंसिडेंट आपको बताते हैं। हम्म, 3 दिन पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राम राज्य बना रहे हैं। जी उन्होंने कहा कि अगर राम राज कहीं था किसी समय, तो उसमें अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य ये मुफ्त में मिलता, तो हम राम राज बना रहे हैं। आप सब सुनिए, उन्होंने चुना राम राज्य। जी और अभी वो नवीन पटनायक ने कहा कि हम 10 में से 8 अंक देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पॉलिसीज के लिए। हम्म, तो इन दोनों नेताओं ने, ये दोनों विरोधी हैं बीजेपी के, दोनों बीजेपी जी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन एक मैसेज हिंदुत्व के मतदाताओं को इन्होंने दिया कि हम आप ही के साथ हैं, और जरूरत पड़ने पर हम जा सकते हैं बीजेपी के साथ, या नरेंद्र मोदी के साथ हम जा सकते हैं, हमारा कोई वैर नहीं है हिंदुत्व के साथ, ये मैसेज जी दिया। तो हम्म, उस मैसेज को आप देखिए इसमें, एक ये मैसेज है बिहार में। ये छवि तो है ना आप कि मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स का होती है, ये जो गठबंधन है उसमें मुस्लिम यादव या ये 2-3 जातियों की पॉलिटिक्स है। ये व्यापक बिल्कुल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है, व्यापक हिंदू समाज की पॉलिटिक्स नहीं है, उसको जी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। तो उन हम्म, मतदाताओं को एक मैसेज देना कि देखिए, हम जो हिंदुत्व के बड़े विचारक हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। हम कोई जी हिंदुत्व विरोधी नहीं है, न हिंदू उन्होंने विरोधी है, कहा न। भी कि हम, हाँ जी, उन्होंने कहा भी कि हम सबों का सम्मान करते हैं। हाँ, तो सभी महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं। तो जी उससे एक मैसेज दिया। एक पहलू तो ये है कि आपने हिंदुत्व जी के मतदाताओं को मैसेज दिया, उनको लगे कि ये हिंदुत्व के विरोधी नहीं है, या जी मुस्लिम परस्त नेता नहीं है, हिंदुत्व के विरोधी नहीं है, ये एक मैसेज आपने कन्वे कर दिया। वो मैसेज आज हम्म, चला गया। और जी बाकी जो पीछे 3-4 चीजें बताई, उससे भी वो एक मैसेज गया। अब हम्म, दूसरी पॉलिटिक्स जो उसमें है वो देखिए जी क्या है। अब 3 महीने से ज्यादा हो गए इंडिया को, मतलब एकजुट करते हुए। इंडिया नाम मिले हुए तो अभी कम ही दिन हुआ, 1 ही महीना हुआ है, 2 ही महीने हुए हैं। लेकिन ये इंडिया का ये जब शुरू किया था नीतीश जी ने, उसका 3 महीने से ज्यादा हो गया। पहली बैठक जून ज्यादा में हो हुई गया। थी पटना में, 23 23 जून जून को को। बैठक हुई, फिर जी उसके बाद 18 जुलाई को बैठक हुई, फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक हुई, और जी नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन पाए।
जो ये चर्चा होती रही कि शुरुआत इन्होंने की है, ये प्राइम मूवर हैं और इन्हीं को चेहरा आगे किया जाएगा, तो वो संयोजक नहीं बन पाए वो। जी तो क्या ये पॉलिटिक्स, ये आप बेहतर वहां से बता सकते हैं कि क्या ये दबाव की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है कि भाई हम इंडिया पर दबाव डालें कि भाई आप हमको फॉर टेकन फॉर गारंटेड मत लो, जी कि आप हमको बिल्कुल बिल्कुल, गारंटी आप दे तो रहे हाँ टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। और नीतीश कुमार ने नतीजे दिए। यदि 2019 में आपने देखा कि नीतीश कुमार जब एनडीए में हो गए तो 40 में से 39 सीटें तो, हैं। हाँ और बिल्कुल। हाँ, तो नीतीश कुमार ने झाड़ू से बहा दिया आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने एक सीट जीती, तो इंडिया को उन्होंने चिता दिया यदि तुमने फैसला नहीं किया। और इधर भी दरवाजे खुले। मैं देख रहा हूं, मैं पिछले 4 घंटे से लोगों को महसूस कर रहा हूं कि जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, जो एनडीए अलायंस में अभी हैं, उनकी छटपटाहट अधिक बढ़ गई है आज जब से नीतीश कुमार दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। कई नेताओं के फोन मेरे पास आ गए, क्या सचमुच नीतीश कुमार आ रहे हैं? हाँ? तो ये जो छटपटाहट है, तो क्या नीतीश कुमार का मन डोल गया? तो 2024 के चुनावी संकेत क्या आप देखते हैं? देखिए, अभी तक तो ये कहा जा रहा है ज्ञानेश्वर जी की, जो हम सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, जी कि जी 2024 डन डील नहीं है। भले जी। कोई कुछ भी कहे, 2024 डन डील नहीं है, हम्म। अनलेस कि बिहार की गुत्थी नहीं सुलझती है। जब तक बिहार की गुत्थी नहीं सुलझती है तब तक जी 24 डन डील नहीं है। जी बिहार की गुत्थी सुलझने का मतलब है कि झारखंड की भी गुत्थी सुलझेगी। 54 जी लोकसभा सीटों की राजनीति पर ही सारी चीजें तय होनी है। और बिल्कुल। आपने कहा ना 39 सीट, वो 40 में 39 सीट एनडीए को जिताया नीतीश कुमार ने। और जी उसके पहले भी जब जब वो अलग हुए, आप देखिए उनके अलग होने के बाद क्या स्थिति हो जाती है। जी जब भी वो बीजेपी के साथ होते हैं तब का रिजल्ट देखिए, और जब इधर आते हैं तो इधर का रिजल्ट देखिए। 2015 में जब वो साथ आए और कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़े, तो देखिए क्या स्थिति हो गई थी। बीजेपी 54 सीट पर आ गई थी विधानसभा में, जी दो सौ बिल्कुल तिरपन बिल्कुल बिल्कुल। तो जी यह जो आपने कहा हम उसी को बढ़ा रहे हैं, आपने कहा कि वो नतीजे देने वाले नेता है, तो उसी को हम बढ़ा रहे हैं कि वो नतीजा देते, वो एक्स फैक्टर है बिहार की पॉलिटिक्स में। जी और बीजेपी निश्चित रूप से, बीजेपी आला कमान, बीजेपी के बड़े नेता ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से उनके साथ अलायंस हो जाए, वो वापस आ छोड़ जाए। दें। हाँ, वापस आ जी जाए। सिर्फ अपनी सीट जी बचाने की चिंता नहीं होती, आप इस बात को जी समझिए। बीजेपी को सिर्फ जी ये चिंता नहीं है कि हमारी 16 सीटें बचेंगी, जी। यह है कि हमारी 16 से हमारी 17 तो बची जाएगी, उसके हम्म। साथ जो अपोजिशन के खेमे में जो सीटें जाने वाली थी वो नहीं जाएंगी। जी। दो चीजें हो गई ना, ये कि आप हम्म। अगर ये छोड़ दिए, जैसे ही नीतीश कुमार छोड़ेंगे आरजेडी और कांग्रेस को और इधर बीजेपी में आएंगे, फिर आप समझ लीजिए क्या नतीजा होगा। जी 2019 रिपीट होने में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। 2019 फिर रिपीट हो सकता है अगर वो चले गए उधर। तो 2019 ये, रिपीट हो सकता है। हाँ, अगर वो चले गए उधर जी बीजेपी के साथ, जी। तो फिर 2019 रिपीट हो सकता है। एक आध सीटें ऊपर नीचे होना अलग बात है, लेकिन रिपीट हो जी जाएगा 2019। जी तो ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं को पता है, उन्होंने जो भी सर्वे कराए हैं उसमें ये है कि आप अभी पीछे बैकफुट पर हैं, आपके आगे आगे वो गठबंधन आपसे आगे चल रहा है। ये तमाम सर्वे का निष्कर्ष है उन लोगों का कि उस गठबंधन को, जब तक वो गठबंधन टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तो जी बड़ी कोशिश हुई कि ब्रेक कर दें, पार्टी तोड़ दें, इसकी भी कोशिशें हुई। पार्टी नहीं टूटी, न कांग्रेस पार्टी में टूट हुई, न नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हुई। तमाम झगड़े की खबर आपने भी देखी। एक समय तो जी ऐसा आ बिल्कुल। गया कि नीतीश कुमार खुद ही मीटिंग में कहने लगे थे आरजेडी के विधायकों को और कांग्रेस के विधायकों को कि आप उधर जा रहे हैं क्या। ये स्थिति जी आ गई सही थी, बात है। तो जी वो भी नहीं हुआ। तो अब ये इसका बड़ा पॉलिटिकल असर ये होना है कि इसका असर पूरे देश की पॉलिटिक्स पर होगा। एक तो ये कि प्राइम मूवर है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की पहल पर अपोजिशन पार्टी एकजुट हो रही है। एक तरह से दूल्हा वो है, गठबंधन जी कभी घोषित नहीं हुआ लेकिन वो दूल्हा है, वो चेहरा है। अगर वो टूटते हैं, अगर वो अलग होते हैं, तो पूरा इंडिया का जो अभी जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक ढांचा बन रहा है, वो ढांचा बिखर जाएगा। फिर उसके बाद इनको संभलने में बहुत समय लग जाएगा। बीजेपी उसको तुरंत इनकैश कर लेगी। बीजेपी के लिए फिर सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जी क्यों आसान हो जाएंगी? क्योंकि समाजवादी लोग ऑलरेडी बीजेपी के तरफ इकट्ठा होने लगे हैं। अभी नीतीश कुमार के बहुत लंबे समय तक साथी रहे एचडी देवगौड़ा की पार्टी चली गई बीजेपी के साथ। जी दो बिल्कुल। जनता दल बने थे ना, एक जनता दल सेकुलर बना था, एक जनता दल यूनाइटेड बना था। तो जनता दल सेकुलर तो चला गया बीजेपी के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। जो देवगौड़ा जी ने कहा पहले भी, जब उनसे पूछा जाता था कि भाई आप चले जाएंगे बीजेपी के साथ, तो कहा कि कौन नहीं रहा है बीजेपी के साथ, सब रहे हैं बीजेपी के साथ। तो नीतीश कुमार तो सबसे लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं, जितना समय शिवसेना और अकाली दल के रहे। उसके बाद हमको लगता है कि सबसे लंबा जो लंबे जो पार्टी रही, जो सबसे लंबे समय तक एनडीए में रही, वो जेडीयू है। जी तो ये स्थिति ऐसी है कि अगर ये स्थिति हुई जो आप कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि एक जी दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक पर जाने से अगर वो चीजें होती हैं, अगर नीतीश कुमार उस तरफ जाते हैं, तो फिर सारा गेम
चेंज हो जाएगा। जो अभी मोमेंटम दिख रहा था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के फेवर में जो मोमेंटम दिख रहा था स्टेट्स में भी, जैसे कल राहुल गांधी ने कहा कि हम 2 स्टेट तो पक्का जीतेंगे और 2 और स्टेट में जीत जाएंगे, वो सारा मोमेंटम बिगड़ जाएगा, वो एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ देखिए, एक और घटनाक्रम में जी ध्यान देने की जरूरत है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वे कल चले गए लालू यादव से मिलने, और गए और आ गए, और पता चला, पहुंचने पर पता चला कि लालू जी तो राजगीर गए हुए हैं। क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं जाना हो और जिनसे मिलने जाना हो उनके बारे में पता ही नहीं हो कि वे शहर में नहीं है, और वह शख्स लालू यादव हो? क्या यह आपको व्यावहारिक लगता है तर्क, कि इसके पीछे भी कुछ खेला है? नहीं, ये तो कतई व्यवहारिक नहीं है। मतलब एक तो नहीं है नीतीश ना? कुमार, नहीं, कतई जी। व्यवहारिक नहीं है। लालू यादव के मूवमेंट की खबर तो बिहार छोड़िए, पूरी दिल्ली में, देश में लोगों को पता रहता है जी। कि लालू यादव राजगीर जा रहे हैं, लालू यादव देवघर जा रहे हैं, लालू यादव बासुकीनाथ जा रहे हैं। ये तो लालू यादव तो ऐसे फिगर है जो जो उनके मूवमेंट को सारा देश ट्रैक करता है, तो हम्म। उस नाते भी पता होगा। और दूसरे, जी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की यात्रा का किसी के पास जाने का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल। पहले उनको बताया जाता है, वहां सिक्योरिटी पहुंचती है, उनकी वहां सारी चीजें इस तरह से रहती हैं कि वो उनको सब प्रोटोकॉल के तहत होता है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि उनको पता नहीं। तो वो ये या तो कोई मैसेज बनवाना हो कि हम जा रहे हैं मिलने, या जी। फिर जो घर में था उससे मिलने गए हों। घर में अगर तेजस्वी यादव है, हो सकता है कि उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए हों और उनसे कोई बात हुई हो उनकी, और उस बात का नतीजा आज हो कि तेजस्वी उनके पीछे पीछे गए दीनदयाल उपाध्याय की स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि देने। देखिए, आपने कुछ और बातें नोटिस की होगी कि जब बीजेपी की सरकार थी तो नीतीश कुमार इस बात से चिढ़े रहते थे कि जिन्हें नहीं बोलना है वे सरकार के बारे में बोलते हैं, नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं। तब तारकिशोर प्रसाद थे, रामसूरत राय थे, जनक राम थे, जीवेश मिश्रा थे, उनके सहयोगी मंत्री बोला करते थे। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार इस बात से भी आहत हैं कि मना करने के बावजूद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार बोलते चल रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है। जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह जुबान पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, और ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, ऐसे कई वक्तव्य आ रहे हैं जिनसे नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, और वह यह समझाना चाहते हैं, आरजेडी को संकेत देना चाहते हैं कि यदि आपने रोकने की कोशिश नहीं की तब तो रास्ते बंद हो सकते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिक्स जो है इस तरह से, इसी तरह से प्रतीकों में और संकेतों में इस तरह की जी। पॉलिटिक्स होती है। नेता मुंह से बोल करके कोई बात नहीं, हर जी। बात नेता मुंह से कहे जरूरी नहीं है कि वो कह के बताए। वो हम्म। करके कई स्टेप ऐसे होते हैं, कई इशारे ऐसे होते हैं जिनसे समझा दिया जाता है कि हमको ये चीज पसंद नहीं आई है। तो जी। नीतीश कुमार को आपने जो कहा ना, जैसे चंद्रशेखर का बयान हो या सुधाकर सिंह का सुधाकर बयान सिंह। हो, इन बयानों से नीतीश कुमार नाखुश थे, ये सब आदमी को पता है। उनकी पूरी पार्टी नाखुश थी, और उनकी पार्टी के नेताओं ने किस तरह से जवाब दिया इस बात को, मंत्रियों ने, अशोक चौधरी ने कैसे काउंटर किया चंद्रशेखर की बातों को, या नीरज कुमार ने कैसे काउंटर किया, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ था। इसके जी। बावजूद मैसेज अगर नहीं कन्वे हुआ है, हम्म। इसके बावजूद अगर चंद्रशेखर या आरजेडी के नेता मैसेज नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं, तब हो सकता है कि नीतीश कुमार डायरेक्टली ये बात बताने गए हों कि भाई हम आपको बार बार इशारा कर रहे हैं, बार बार जी। आपको समझाया जा रहा है, क्यों नहीं आपके मंत्री समझ रहे हैं इस बात को। और आप बिल्कुल। नीतीश कुमार के व्यवहार से, उनकी पॉलिटिक्स से परिचित हैं। नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार ही नहीं, उस दौर के बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, दो चार को छोड़ दीजिए, तो उनको ये पसंद नहीं होता कि कोई टोका टाकी करे या कोई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। उनकी तो अथॉरिटी को कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता है। जी, देखिए, दूसरी बात एक और है। कांग्रेस हमेशा दावा कर रही है, कांग्रेस हमेशा मांग कर रही है कि बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो, और नीतीश कुमार लगातार टाल जाते हैं। आज भी यह सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछा था, लेकिन जब कांग्रेस के मंत्रियों को बनाने की बात होती है, नीतीश कुमार उस सवाल को तेजस्वी यादव की ओर टाल देते हैं कि फैसला तो इन्हें करना है। और कहा भी जा रहा है जेडीयू के लोगों की ओर से कि देखिए, मेरा अलायंस आरजेडी से हुआ है, न कि कांग्रेस से। तो क्या कांग्रेस से नाराज है नीतीश कुमार? नहीं, वो एक बात आपने कही ना कि वो आरजेडी के खेमे में ये पोजिशनिंग है एक तरह से नीतीश जी। कुमार की, उनकी जी। वो पोजिशनिंग है कि हम आरजेडी के खेमे में धकेल दें कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लोकसभा के टिकट की जब बंटवारे की बात आए तो कांग्रेस जी। एक इंडिपेंडेंट फोर्स के तौर पर टिकट डिमांड न करे। जी। वो कुछ ऐसी स्थिति हो कि वो आरजेडी को एक समय के बाद कहें कि भाई आप देखिए इनके टिकट का हिसाब किताब, तो इनका अलायंस तो आपके साथ है। जैसे अभी मंत्री बनाने में कह रहे हैं कि भाई इनको मंत्री बनाना, तो आप देखिए वो तो तेजस्वी फैसला करेंगे। तो जी। एक जी।
कुछ ना कुछ बात भी होगी, अंदरूनी बात जो हो सकती है कि कोई किसी बात से वो नाराज हो, उनको हर्ट हुआ हो, लेकिन जो ओवरटली जो चीज दिख रही है, वो सामने ये चीज दिख रही है कि वो नीतीश कुमार एक पोजिशनिंग कर रहे हैं अपनी, कि ज्यादा सीटें कांग्रेस को न देनी पड़े। ये अभी से ऐसी पोजीशन, कांग्रेस को ज्यादा मजबूत करने का मतलब है कि कांग्रेस ज्यादा सीट मांगेगी। और जी आपको बिल्कुल। पता है विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, आरजेडी से इसी तरह से लड़ भिड़ करके कांग्रेस ने बहुत सीटें ले ली, जी और नतीजे आए तो वो आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। क्योंकि जी। कांग्रेस संगठन के तौर पर बहुत मजबूत नहीं हुई है, तमाम बातों के हम्म। बावजूद, सत्ता में होने के बावजूद संगठन पर मजबूत नहीं हो रही है वो। तो जी उसको ज्यादा टिकट न देना पड़े, उसकी मांगे ज्यादा न एक्सेप्ट करनी पड़े, इसके लिए भी नीतीश कुमार की एक पोजिशनिंग हो रही है। और कांग्रेस को एक मैसेज देना, जो हमने पहले कहा, वो बार बार नीतीश कुमार कांग्रेस को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप इंडिया का जो संयोजक बनाना है उसका फैसला जल्दी करिए। भले नीतीश बिल्कुल कुमार जी बिल्कुल। जो कहते हो कि हमको कुछ नहीं बनना, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हम्म। होता है क्या कि नेता को, किसी नेता को कुछ नहीं चाहिए होता है? सही तो बात है। नेता को चाहिए होता है। जी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी उसमें क्या हुआ ज्ञानेश्वर जी की, शरद पवार को रख दिया। अब शरद पवार सबसे बुजुर्ग 82 साल के नेता है शरद हम्म। पवार, अब उनके ऊपर किसको संयोजक बनाया जाएगा? शरद पवार का संयोजक कौन बनेगा? ये तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये क्या तो बात मतलब, ही खत्म। संयोजक बिना घोषित किए ही वो संयोजक हो गए ना, उनके ऊपर किसी को हाँ, संयोजक थोड़े बना सकते हैं आप। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अच्छा, एक सवाल और है। देखिए, आप बिहार के नेताओं को भी समझते हैं, बिहार की राजनीति को भी समझते हैं। इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि जेडीयू के भीतर की हम बात करते हैं कि ललन सिंह, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट, वे तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल एग्रेसिव होते हैं। लेकिन क्या आप जेडीयू के भीतर कुछ नेताओं को इस रूप में भी देखते हैं कि वे आज भी बीजेपी के साथ चलने को पक्षधर हैं? देखिए, जब महागठबंधन बना था तब भी कई लोगों के नाम आए थे, ललन सिंह ने ही लिए थे, हरिवंश जी का नाम लिया था, संजय झा का नाम लिया था, राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं अजय सिंह का नाम लिया था। क्या जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उनमें से भी कई लोग इस महागठबंधन से आहत आपको दिखते हैं? कई लोग हैं ज्ञानेश्वर जी, अभी तो कई लोग आपने हैं। नाम ले लिए। कई लोग जी। हैं, जी। कई लोग हैं जिन आपने कुछ लोगों के नाम लिए। और बीजे जो जेडीयू के 16 एमपी हैं, उसमें हाँ से हाँ। अधिकतर एमपी हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ चला जाए। अधिकतर, हम कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जी। कि हाँ अधिकतर लोग चाह रहे हैं कि उधर चला जाए, क्योंकि उनको अपनी सीट सुरक्षित नहीं दिख रही है। हाँ। हाँ। उसमें से ज्यादातर लोग, उस 16 में से ज्यादातर लोग तो आरजेडी को ही हरा के आए हैं, एमपी बने हैं। जी। तो उनको लग रहा है कि या तो टिकट कट जाए, अदला बदली में सीट चली जाए, तो दूसरी सीट हम्म। कहां से मिलेगी? और अगर हम्म। अदला बदली में सीट नहीं गई तो ऐसा ना हो कि आरजेडी का वोटर हमको हरवा दे, हमारी सीट चली जाए, हम लड़े भी तो हार भी जाए। तो जी। उनको सेफ सीट दिख रही है बीजेपी में। हम कई लोगों के नाम जानते हैं जिन लोगों ने बात की है, बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया है, सांसदों ने, कि अगर तालमेल नहीं होता है तो हमको टिकट दीजिए, और बीजेपी तैयार भी है। तो वो तो बीजेपी ऐसे तैयार लोग, भी है। जी। बीजेपी तैयार है उनको टिकट देने के लिए, उसको कोई दिक्कत जी। नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ। चूंकि बीजेपी तो वहां तक, बीजेपी का तो कैंडिडेट था नहीं वहां, जहां से जेडीयू जी। जीता है वहां तो बीजेपी लड़ी नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हम्म। है टिकट देने में। जी जी जी। नेता जो संपर्क जिन लोगों का है, आप देखिए, पहले आरसीपी किस वजह से, आरसीपी सिंह इस गठबंधन से, मतलब इस पार्टी से दूर हुए, हटाए गए, अपने बीजेपी के साथ संपर्क, वो बीजेपी के संपर्क में थे, तो जी। उनकी बात कुछ आगे बढ़ गई। आपने कहा हम्म। संजय झा, ये एकदम पक्की बात है कि उनके थ्रू बीजेपी बात कर रही है। संजय झा पहले बीजेपी में ही रहे हुए हैं, और बीजेपी के तमाम जी। बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में उनके अच्छे संपर्क हैं। बीजेपी के साथ सहानुभूति रखने वाले जो बड़े पत्रकार हैं अंग्रेजी के, उनमें से कई लोग उनके दोस्त हैं जिनके थ्रू उनकी बात होती है दिल्ली में। जी। बीजेपी उनके थ्रू चाह रही है कि एक दबाव नीतीश कुमार पर बनाए। जो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है ना, वो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के पीयर ग्रुप के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप चलिए बीजेपी की तरफ, वहीं हम लोगों का कल्याण है, आइडियोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी हम लोग का फ्यूचर सबका वहां है। तो जी। आपने कहा, जैसे हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करें कि जो आरसीपी ने कहा था कि एक भूंजा पार्टी बैठती है नीतीश कुमार के घर पे, जी भूंजा जी पार्टी होती जी। है, तो उस भूंजा पार्टी में जितना आदमी बैठता है, जी। वो सब आदमी चाहता है कि बीजेपी में चले। अब नाम भूंजा बताने के पार्टी वाले सारे सारे चाहते हैं। सारे चाहते हैं कि बीजेपी में चला जाए। अच्छा। और मतलब उसी भूंजा माइनस ललन पार्टी, सिंह सब, माइनस वो तो ललन सिंह भूंजा सभी पार्टी लोग में, जी। वो भूंजा पार्टी में नहीं होते हैं ललन सिंह। जी तो बिल्कुल। भूंजा पार्टी में शामिल होने वाले एक नेता ने हमको बताया कि हम लोग भूंजा खाते हुए जो प्लानिंग कराते हैं, जी। ललन सिंह आके रात में उस पर पानी फेर देते हैं। तो अच्छा। भूंजा पार्टी वाले लोग जो है चाहते हैं कि हाँ। बीजेपी में चले। वो शाम में बैठते अच्छा। हैं लोग, और ये बात होती है कि चला जाए बीजेपी में। वो लोग मुख्यमंत्री जी का वो करते भी हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको समझाते भी है सारे प्रॉस एंड कॉन्स की, अच्छा बुरा। फिर रात में नीतीश कुमार के साथ वो ललन बाबू बैठते हैं,
और वहां जी जाकर के ये बात हो जाती है कि नहीं, अभी अभी जाना ठीक नहीं होगा। तो फिर जी अगले दिन सुबह नए सिरे से बात होती है, फिर भूंजा पार्टी अगले दिन नए सिरे से बात करती है। तो जी ये जी चल रहा है, ये खींचतान चल रही है कि मतलब एक खेमा है जो ललन सिंह है, जगदा इधर आरजेडी के तरफ से जो लोग हैं उनका एक, जिनके संपर्क में ये लोग हैं, जिनके साथ जी कोऑर्डिनेशन होता है, वो लोग जी अलग समझाते हैं, और जेडीयू का जी। एक खेमा जो भुंजा पार्टी वाला है वो चाहता है कि चला जाए बीजेपी की तरफ। चलिए, लेकिन एक सवाल हम यह लेते हैं कि यदि मान लीजिए नीतीश कुमार का मन डोल ही गया और वे फिर से वापस एनडीए की ओर चल पड़े, तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इनका क्या होगा? आरसीपी सिंह, इनका क्या होगा, जो इस उम्मीद से गए हैं कि नीतीश कुमार से बीजेपी की दुश्मनी है? ये सब लोग जी जान से इस बात को रोकने में लगे हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वापस न लौटे। जी। ये सब समझा रहे हैं। अच्छा, क्या है ये, क्या समझाते हैं ये लोग? हम्म। दिल्ली में लोगों को समझा रहे हैं कि हमारा 2014 टाइप का रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। यहाँ बड़े नेताओं को समझा रहे हैं ये लोग कि जी जी अब स्थिति में अब नीतीश कुमार के पास कोई वोट वोट नहीं है और नीतीश कुमार ऐसी खत्म हो जाएंगे, अब उनको लेने की जरूरत नहीं है, उनकी उनके बिना हम लोग कर लेंगे। जी लेकिन इनमें से किसी का दांव पर नहीं लगा हुआ है कुछ भी। जितने जी आपने बिल्कुल। नाम लिए, इनमें किसी का कोई दांव पर नहीं लगा हुआ है। दांव हम्म। पर तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का लगा हुआ है। बिल्कुल। तो वो थोड़े इनके विम्स और फैंसीज से गाइड हो रहे हैं कि ये कह दें कि नीतीश कुमार कुछ नहीं है तो वो नहीं मान लेंगे लोग। जी। तो वो तो ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि वो नहीं जाए। हम्म। और अभी तक की स्थिति ये है ज्ञानेश्वर जी की, अभी जो थोड़ा जो टिल्ट आज दिख रहा है ना, उसके अलावा नीतीश कुमार इस बार अलग हुए हैं वैचारिक कारणों से। जी। पिछली बार वो अलग हुए थे दूसरे प्रशासनिक राजनीतिक कारणों से, अभी वैचारिक कारण है। वो मंडल की वैचारिक राजनीति कारण। को करने के लिए, मंडल की राजनीति को बचाने के लिए एक अलग अलायंस बना रहे हैं, जिस पर हम लोग कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। जी वो बिल्कुल। बड़ी चीज है, वो वैचारिक चीज जो मंडल की राजनीति को बचाने की है। तो जी वो अभी जाएंगे नहीं जाएंगे ये उहापोह है। लेकिन आप समझिए कि बीजेपी के अंदर के कई बड़े नेता जो बीजेपी में है, जी। जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, वो कोई नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस हो बीजेपी का। लेकिन बीजेपी लेकिन चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस हो। बीजेपी के दोनों बड़े नेता जी बाहें फैला करके स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का, बाहें फैला करके। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस दिन ये जी इशारा करेंगे, इनकी जी शर्तों पर वो लोग बाहें फैला करके स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। जी आप 2024 का चुनाव अगर बीजेपी जीत गई और उसकी सरकार बन गई, फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ता है स्टेट में किसी की सरकार हो? बीजेपी जब चाहेगी तब अपनी सरकार बना लेगी, जब चाहेगी तब बदल लेगी। अभी असली ये है कि 24 का चुनाव जीते, और उस चुनाव में बीजेपी को सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो दिख रहा है बिहार से, जी। पूरे देश का राजनीतिक मैसेज बदलने वाला, वो नीतीश कुमार है। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं। नीतीश कुमार की साख के जो है, हमेशा कहा जाता है बट्टा लग जाता है, पलतू राम कह दिए जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। और जब बिहार के सामाजिक समीकरण के हिसाब से हम देखते हैं कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो सबन जातियां, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कास्ट, ये उनको पलतू राम कहते हैं। और जब ये एनडीए में जाते हैं तो यादव, अल्पसंख्यक, वे इन्हें पलतू राम कहते हैं। तो ये जो इनकी लड़खड़ाती हुई साख है, यदि इस बार ये फिर डोले और पलटे, उम्र भी हो गई है, उम्र का प्रभाव भी दिख रहा है, साख कहां तक बचेगी? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में साख तो बनती है चुनावी नतीजे से, साख बनती जी बिगड़ती है चुनावी नतीजे से। अगर आपका चुनावी नतीजा आप दे रहे हैं तो जी आपकी साख बनी रहेगी, तो कोई जी। कुछ भी कहे। आप बगल के हम्म स्टेट में देखिए, भाई हम्म। जेएमएम की सरकार बीजेपी के साथ भी रही है, बीजेपी के जी। मुख्यमंत्री के साथ हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री भी रहे, हम्म। बीजेपी के समर्थन से गुरुजी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे। कौन सा जी नेता है जिसने पलटी नहीं मारी है? और एक बार की बात नहीं कर रहे हैं, 5-5 बार, 10-10 बार किसने पलटी नहीं मारी? जी अन्ना डीएमके कभी बीजेपी के साथ है तो कभी कांग्रेस के साथ है, डीएमके कभी बीजेपी के साथ है तो कभी कांग्रेस के साथ है। शरद हम्म। पवार कांग्रेस में रहे, शरद पवार कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में गए। शरद पवार ने जनसंघ के साथ सरकार बनाई है, जनसंघ के साथ। जी शरद जी पवार अपनी पार्टी बनाए, फिर शरद पवार कांग्रेस के साथ गए, फिर शरद पवार ने अपनी पार्टी बनी। तो शरद पवार को तो कोई पलटू राम नहीं कहता है, न किसी ने नहीं कहता है। करुणानिधि को पलटू राम कहा, न जी किसी कोई एसडी देवगौड़ा को पलटू राम कह रहा है। ये हम लोगों की समस्या है। हमारे बिहार में सब लोग इतने ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जुमला गढ़ जी लेते हैं, उस जुमले से इसको बेइज्जत कर दो, उसको अपमानित कर दो। ये ज्यादा सक्रियता का नतीजा है। जी नीतीश जी कुमार की साख जो है, नीतीश कुमार की पुण्यता जो है, वो बिहार के अब तक के हिस्ट्री के किसी भी नेता से बड़ी है। आपने जो अभी कहा बड़ी ना कि है। सवर्ण, जी उनको जितनी कमजोर जातियां हैं बिहार की, जितनी जी कमजोर जातियां हैं, वो जी उनमें अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा देखती हैं। जितनी महिलाएं हैं बिहार की महिलाएं, उनमें अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा देखती हैं। आप देखिए, जी अल्पसंख्यक भी बीजेपी के साथ होने के बावजूद अल्पसंख्यक नीतीश कुमार में अपनी सुरक्षा देखते हैं। तो नीतीश कुमार की बिल्कुल। साख
मामूली नहीं है नीतीश कुमार। आप एक बात सोचिए, 43 सीटें आई विधानसभा में नीतीश कुमार को, जी 43। जी। तो किस स्थिति में नीतीश कुमार लड़ रहे थे? उनकी सहयोगी हम्म। पार्टी बीजेपी उनको डेंट कर रही थी, पीछे से बीजेपी की ताकत लगी हुई थी, आरजेडी कांग्रेस की ताकत लगी हुई थी, चिराग पासवान आगे लड़ रहे थे, और सारी हर लड़ाई, हर तीर नीतीश कुमार के ऊपर थे। इसके बावजूद 43 सीट जीते थे वो। तो चलिए, नीतीश तो आज कुमार, बातचीत को यही खत्म करते हैं अजीत जी। हम बिहार के मुद्दे पर हम लोग बने रहेंगे, देश के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आज आप आए लाइव सिटीज पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि जो लाइव सिटीज को देख रहे हैं, यदि उन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।